गुड मॉर्निंग। फिर अब हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कल बीच में एब्रप्ट एंड हो गया था, अचानक ही हो गया था, बैटरी कम थी। अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग पावर की बात कर रहे थे, हीटर वाला क्वेश्चन। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में किया हुआ है। लेट्स से ठंडी का मौसम चल रहा है, बाहर का जो टेम्परेचर है दैट इज लेट्स से 13 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 13 डिग्री सेल्सियस। अब हमें नहाना है, पानी गर्म करना है, तो हमें लगभग उसको उबाल वो 55 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना है। हमारे पास पानी एक बकेट भर के, लेट्स से 2 किलो का बकेट है, तो जो मास है वो हमारे पास कितना है? 2 किलो। हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है पानी की वो होती है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। E is equal to mc डेल्टा टी से। अब यहाँ पे हमने पानी गर्म करने के लिए हीटर लगा दिया, रॉड, इमर्शन रॉड या हीटर लगा दिया। इमर्शन रॉड का जो पावर है लेट्स से वो है 1000 वॉट और 90% एफिशिएंसी। 90% एफिशिएंसी मतलब सिर्फ 900 वॉट पानी गर्म करने के काम आएगा, बाकी कहीं ना कहीं लॉस में हो गया, सराउंडिंग में चला जाएगा, कहीं भी लॉस में चला गया। अब ये इतने पानी को गर्म करना है 13 से 55 तक, तो कितना टाइम लगेगा? अब हमें पता है कि मुझे क्या निकालना है? टाइम। अब टाइम निकालना है, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान देना, 1000 वॉट हमें पता है एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, और ये एनर्जी किस में गई? mc डेल्टा थीटा में, where theta is change in temperature, where delta theta is change in temperature। टी नहीं ले रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पावर हमारे पास कितना है? 1000 है कि 900 है? 900, क्योंकि 90% यूज हो रहा है, तो 900 into t is 2 into 4200 into 55 minus 13। सॉल्व दिस और आपको टाइम मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों का वीडियो अचानक से खत्म होने की वजह से रह गया था, तो यू कैन फाइंड आउट टाइम। होमवर्क वाला वीडियो हम लोग सैटरडे को डिस्कस करेंगे और होमवर्क सब लोग सबमिट कर दो। नेक्स्ट जो आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ज्यादा कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। इसको हम लोग, इसका डेफिनेशन ये सब आपको केम में भी होगा। अब याद देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता है? हम लोग जो सेल खरीदते हैं, बेसिकली सेल में लिखा रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वहां पे भी इलेक्ट्रोड्स हैं, और आपने सेल देखा होगा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। सेल जब खत्म हो जाता है तो देखो तो काला वाला हो जाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कैथोड एनोड। तो अगर इलेक्ट्रोड्स हैं और बीच में डाई इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब हमारे चार्जेस और आयंस का मोशन होगा या केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें भी तो रेजिस्टेंस आएगा। दैट रेजिस्टेंस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स offered to the electrolytes inside a cell, offered by the electrolytes inside the cell is internal resistance। मतलब एक तो एक्सटर्नल तो है ही जो मैंने लगाया है, लेकिन जो मैंने सेल लगाया है उसमें भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और उसको इंडिकेट क्या कैसे किया जाता है? ये मतलब सेल के साथ सीधा बना देते हैं। लेट्स से ये ईएमएफ ई और ये इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिकेटेड बाय स्मॉल r। कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी दिखेगा कि ये हो गया ईएमएफ ई और इसके ऊपर बना दिया जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पिक्चर है, तो हम लोग ऊपर वाले पिक्चर पे जाएंगे। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इस r को एक सीरीज में एक्स्ट्रा मान लेना है, बाकी और कुछ करना ही नहीं है। अब ध्यान देना, ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच का फर्क हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ईएमएफ इज दैट वोल्टेज ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, और जब सेल यूज में आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान देना, और इस चीज पे हम लोग काफी ज्यादा बार चर्चा भी कर चुके हैं। किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल है VA, यहाँ पे पोटेंशियल है VB, और यहाँ पे लेट्स से EMF E
और ये हो गया R, और जो करंट है वो ऐसा जा रहा है, करंट जो है वो ऐसा जा रहा है। ठीक है, करंट के हिसाब से किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं, तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मेरे ख्याल में ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो मैं VB से शुरू करता हूं, VB माइनस IR प्लस E इज इक्वल टू VA। तो E क्या हो गया, तो VB, अब क्योंकि VB से VA करंट जा रहा है तो VB इज एट हायर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू E प्लस E माइनस IR इज इक्वल टू 0। E माइनस IR इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए, करंट यहां से यहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव घट रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, VB माइनस VA, और आई कैन सिंपली राइट E इज इक्वल टू VB VA माइनस VB प्लस IR। ये मेरे पास एक इक्वेशन हो गया, VA माइनस VB प्लस IR। अब ध्यान देना, लेट्स से अब हम दूसरी चीज करते हैं। एक इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन 1, VB से VA। हाँ, अब इक्वेशन 1 सेम यही चीज कर रहे हैं हम लोग। यहां पे मैंने ले लिया VB, यहां पे ले लिया VA, बस अब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस R। फिर मैं वही करता हूं, देखो VA माइनस E माइनस IR इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VB। ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास क्या आ गया, VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR, और यहां पे भी अगर मैं इसी फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो E इज इक्वल टू VA E माइनस IR इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब मेरे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में आप कंपैरिजन करो। एक में पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR आ रहा है, एक में पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR आ रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस EMF से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ज्यादातर बुक्स में आपको दिखेगा E इज इक्वल टू V माइनस IR, V प्लस IR, मतलब कि हम लोगों का EMF हमेशा पोटेंशियल से बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब डिस्चार्जिंग हो रहा हो, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा हो तो EMF पोटेंशियल से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन जब चार्जिंग हो रहा हो, मतलब आपके फोन की बैटरी चली गई, आपने उसको चार्जिंग पे लगा दिया, रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं, ऐसे केसेस में जहां चार्जिंग हो रही हो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से बड़ा है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम कौन सा केसेस लेते हैं, जहां पे डिस्चार्जिंग हो रहा हो, तो इसीलिए कुछ बुक्स में वही लिखा रहेगा E इज इक्वल टू V प्लस IR, E इज इक्वल टू V प्लस IR, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि भैया वोल्टेज EMF से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे जो सीरीज में लगा हुआ है, जो सीरीज में लगा हुआ है। अब वापस एक चीज पर आते हैं, ध्यान देना। अब मैक्सिमम पावर थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पावर थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एकदम बेसिक चीजें देख लेते हैं। हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, फिर यहां पे आ गया EMF E, इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और ये मेरा एक सर्किट है। लेट्स से करंट फ्लो हो रहा है I, करंट क्या फ्लो हो रहा है I। अब ध्यान देना, ये जो बैटरी है, अब बेसिकली यहां से एनर्जी जा रही है, तो ये डिस्चार्जिंग वाला सर्किट है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू V प्लस IR, और हमें पता है V क्या होता है, I इंटू कैपिटल R। आप चाहिए तो डायरेक्ट लॉ लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, IR प्लस
आई स्मॉल आर, तो ये क्या हो गया, E अपॉन आर प्लस आर इज आई, E अपॉन आर प्लस आर इज आई। अब ध्यान दो, ये जो है ये, ठीक है, इसमें जो हमें वोल्टेज इनपुट पार मिलेगा, जो पार इनपुट होगा, मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया, इनपुट पार इज V इंटू आई, फॉर दिस केस इट इज E इंटू आई, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। तो यहां देखो E की जगह E ऐसी रख दिया मैंने, I की जगह क्या लग दिया, E अपॉन R प्लस R, तो दिस बिकम्स E स्क्वायर अपॉन R प्लस R, ठीक है। आउटपुट की अगर मैं बात करूं, P आउटपुट की अगर मैं बात करता हूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, I स्क्वायर R, क्योंकि जो करंट फ्लो है वो I है और R रेजिस्टेंस पे है, तो देखो ये कितना आ जाएगा, I हो गया E स्क्वायर अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इनटू R। अब ध्यान दो, जितना इनपुट दिया उतना तो आउटपुट है नहीं ना, वेरिएबल है। आउटपुट एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगा कि भैया मैंने कौन सा रेजिस्टर लगाया, पंखा लगाया, ये फैन एसी लगाया है या लाइट लगाया है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इनपुट जो है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे पास R प्लस R है, हाँ इस चीज का फर्क इनपुट पे आएगा करंट पे। अब यहां देखो हमारे पास पार इनपुट है और पार आउटपुट है। अब मैंने क्या हेडिंग डाली, मैक्सिमम पार थ्योरम। मुझे क्या चाहिए कि मुझे पार जो है वो मैक्सिमम मिले, तो मैं ऐसी क्या कंडीशन लाऊं कि मुझे मैक्सिमम पार मिले। हमें पता है किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं एंड वी पुट इट इक्वल टू 0। ये बैटरी तो आपने खरीदी हुई है, तो स्मॉल आर में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप चेंज क्या कर सकते हो, बल्ब चेंज कर सकते हो, फैन चेंज कर सकते हो, मतलब वेरिएबल क्या है, कैपिटल आर। वेरिएबल क्या है, कैपिटल आर। तो मैक्सिमम पावर के लिए वी हैव dp by dr इज इक्वल टू 0। कौन सा, मुझे कौन सा मैक्सिमम पावर चाहिए, ये या आउटपुट? आउटपुट भैया पंखा, बल्ब, हमें इससे लेना देना है ना, तो मैक्सिमम पावर हम लोग आउटपुट के लिए यूज करेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, d by dr e स्क्वायर अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर इनटू r इट इज इक्वल टू 0। अब देखो डिफरेंशिएशन, सबसे पहला हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, e स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, r अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर प्लस e स्क्वायर एज इट इज, r एज इट इज, और यहां पे क्या आ जाएगा, -2 अपॉन r प्लस r का क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो e स्क्वायर तो निपट के यहां 0 पे चला गया, r स्क्वायर क्यूब के यहां निपट के 0 पे चला गया, तो मेरे पास बचा क्या, यहां पे बचा मेरे पास 1 माइनस 2r अपॉन r प्लस r इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया, r प्लस r माइनस 2r इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, और ये डिनोमिनेटर इधर जाके 0 हो जाएगा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इसका मतलब हमारे पास पावर मैक्सिमम कब होगी, when external resistance is equal to internal resistance। फिर से सुन लो, हमारे पास मैक्सिमम पावर कब होगी, when external resistance it is equal to internal resistance। ध्यान देना, इनपुट पावर इज E into I, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और आउटपुट पावर के लिए हम लोग I स्क्वायर R यूज करते हैं। और मैक्सिमम पावर हमें कब मिलेगा, जो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया वो इंटरनल के बराबर आ जाए। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, इसके कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते। ध्यान से देखो, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास भैया एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, फिर यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे x ओम, और ये आ गया मेरे पास सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम का। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट आउटपुट पावर इज मैक्सिमम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट आउटपुट पावर इज मैक्सिमम।
सीधी सी चीज है, हमें पता है कि आउटपुट पावर मैक्सिमम है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस 6x अपॉन 6 प्लस x, 1 प्लस 6x अपॉन 6 प्लस x, और ये बराबर किसके होना चाहिए, 3। एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल, ये पूरा आ गया ना, ये पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज में, तो 6 प्लस x प्लस 6x इज इक्वल टू 18 प्लस 3x। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो 4x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 3 है। मतलब जब मैं 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो मुझे पावर मैक्सिमम मिलेगी। अब इसको सीरीज में भी दे सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज दे सकते हैं, डिफिकल्ट बनाना है तो बॉक्स सर्किट वाला दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ हालांकि वहां कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी, लेकिन बेसिक फंडामेंटल सेम रहता है, उतना कुछ आएगा नहीं आपको, ये इतना आ गया वही काफी है। हाँ व्हीटस्टोन दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान दो, तो हम लोगों ने मैक्सिमम पावर थ्योरम देखा। अब दूसरी चीज पे हम लोग आते हैं। अगर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की, हम लोगों ने देखा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से आ जाता है, वो मोशन ऑफ आयंस जिनका रेजिस्टेंस मिलता है। इस सब के बारे में डिटेल में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन बेसिक ये है, तो वो सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन जो रहता है वो ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, तो बाकी सारी चीजें आती रहती हैं। अब ध्यान देना, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की और बात करता हूं तो एक सिंपल सी चीज आती है, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, हम लोग पहले सीरीज की बात करेंगे, पैरेलल की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ध्यान दो, ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, तो अब हम लोग अगर इस पे आए, ध्यान से देखना, लेट्स से इसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये एक सिंगल। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे जोड़ दिया, दोनों 1.5 के, तो कॉमन सेंस हमें पता है, 10वीं में भी पढ़ा हुआ है, ये 3 वोल्ट हो जाएगा। मैंने 3 जोड़ लिए तो हमें पता है ये कितना हो जाएगा, 4.5 वोल्ट। लेकिन अगर मैं ऐसा जोड़ दूं तो 0 वोल्ट, मतलब यहाँ पे ईएमएफ एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो हमें पता है कि सीरीज में अगर रहे, इफ इट इज लाइक दिस, तो इसको बोल देता हूँ E1, E2, E3, तो E जो आ जाएगा दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 और आगे जो भी आएगा। तो ये हमारे काम की चीजें हैं कि पोलैरिटी अगर ऐसी लगी रहे तो ऐड हो जाएगा, ऐसे रहे तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, तो सेल्स इन सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोगों ने क्या किया, न्यूमेरिकल्स के लिए अगर हम लोग देखें, पहले एक बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं। तो मेरे पास सेल्स जो है वो सीरीज में है, मतलब एक ये आ गया, मेरे पास एक सेल E1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल E2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल E3 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये चलता हुआ जा रहा है लेट्स से En और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां पे हम लोगों ने इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया। अब ध्यान से सुनो बेटा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया, लेट्स से ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 एंड सो ऑन, ये हो गया Rn। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा ये I क्या होता है, E अपॉन R प्लस R। ये सिंपल सर्किट के लिए रहता है जहाँ पे एक ही सेल लगा हुआ है। इस सर्किट के लिए क्या होगा, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए क्या होगा,
फॉर दिस सर्किट हमारे पास I क्या आ जाएगा, इस सर्किट के लिए I क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, सीधी सी चीज है। अब ध्यान से देखो ये कनेक्शन कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी जो अभी हमने बताया, ऐसी पोलैरिटी में मेरे पास E इक्विवेलेंट कितना आएगा, ध्यान से देखो मेरे पास E इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, E इक्विवेलेंट जो आएगा that will be E1 plus E2 plus E3 plus so on till En, या फिर मैं क्या लिखूं, summation EI, I is 1 to N, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये सारे रेजिस्टेंसेस भी सीरीज में है ना, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता था R1 R2 R3 ऐसा, E1 R1 वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको चीज को ऐसे भी बना सकता था ना बेटा, यहाँ देखो E1 R1 E2 R2 फिर हो गया E3 R3 एंड सो ऑन। तो देखो R1 R2 R3 ये सब भी सीरीज में ही आ रहे हैं, तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, R1 plus R2 plus so on, that is summation I is equal to 1 to N Rn, ठीक है, I is equal to 1 to N Rn। तो ये मेरे पास बेसिक चीजें आ जाएंगी when the cells are connected in series। तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10, R इक्विवेलेंट है 10, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं, सबका सम है। इनमें कुछ केसेस आते हैं, वही केसेस में आपके न्यूमेरिकल आएंगे। पहला केस, हाँ इन केसेस के लिए हम लोगों ने एक चीज मान ली है, सेल्स आर आइडेंटिकल, हम लोगों ने एक चीज मान ली है, सेल्स आर आइडेंटिकल। सबसे पहला केस n सेल्स, ठीक है, M are removed। अब n सेल्स लगे हुए, इसमें से मैंने m जो है वो हटा दिए हैं, तो सीधी सी चीज है E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू E। अगर सेल आइडेंटिकल है तो क्या होगा, E प्लस E प्लस E प्लस E टोटल Ne, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा Ne, यहां लिख देता हूं, सेल्स आइडेंटिकल है तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा Ne, R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। इसको यूज करके E n टाइम्स Ne, R n टाइम्स NR, क्योंकि सेल्स आइडेंटिकल है। तो इनमें से M हटा दिया है, मतलब M सेल्स तो हटी है ना, तो उनका EMF हट गया है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, N माइनस M इंटू E। और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, समझो ध्यान से, N माइनस M इंटू R। पहला केस, ठीक है, इफ M cells are removed। दूसरा केस समझना ध्यान से, if M cells are reversed, if M cells are reversed। अब ये चीज है ना थोड़ा सोचने वाली, पॉज करके आप इसका आंसर खुद निकालना, मैं बता रहा हूं, पॉज करके लेकिन पहले खुद से निकालने की कोशिश करो। अभी हमने रिमूव किया तो ठीक था, ठीक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी, उतना हटा दिया मैंने। लेकिन अगर मैं रिवर्स करूं, लेकिन अगर मैं क्या करूं, रिवर्स, तो ध्यान दो, लेट्स से मेरे पास एक सेल था, समझो इसको, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, एक को रिवर्स कर दिया, तो ये देखो लेट्स से एक को रिवर्स किया, तो ये एक के रिवर्स करने से दो का घाटा हो गया, क्योंकि ये अपने साथ इसको भी ले जाएगा, पर हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तो ये तो गया लेकिन साथ में इसको लेके गया, मतलब एक को रिवर्स करने पे दो चले गए। थोड़ा और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, मैंने दो सेल्स रिवर्स कर दिए, देखो एक इसको रिवर्स कर दिया और एक इसको रिवर्स कर दिया, ये गया अपने साथ इसको लेके, ये गया अपने साथ इसको लेके गया, मतलब एक से रिवर्स करने पे दो की नुकसान हो गया, दो से रिवर्स करने पे चार का नुकसान हो गया, मतलब अगर मैं m रिवर्स करूंगा तो कितने का नुकसान होगा, 2m का।
तो ऑब्वियस सी चीज है ना। अब E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NE तो था ही, क्योंकि M रिवर्स हुआ नुकसान मुझे 2M का हुआ, नुकसान मुझे 2M का हुआ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा N माइनस 2M इंटू E। अब दूसरा R इक्विवेलेंट ध्यान से सुनना, R इक्विवेलेंट ध्यान से सुनना। मैंने सेल्स रिवर्स किए, सेल्स हटाए तो नहीं ना, ऊपर वाले केस में सेल हटाए थे, यहां सेल रिवर्स किए हैं, सेल हटाए नहीं है। तो अगर सेल नहीं हटाए तो रेजिस्टेंस तो वही है, और रेजिस्टेंसेस में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, वो तो हम किरचॉफ के लिए लगाते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टू प्लस माइनस, ताकि हम लोग सॉल्व कर पाए। लेकिन रेजिस्टेंसेस तो वही है, तो रेजिस्टेंसेस तो एज इट इज सीरीज में ही है ना, क्योंकि सेल हटाए नहीं गए हैं, सेल वहीं पे बस उल्टे कर दिए गए, मतलब R इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। R equivalent will be equal to NR only। तो ये सारे हमारा था सेल्स इन सीरीज का। इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीट नहीं करना है, इट इज अनदर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, अनदर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा सेल्स इन पैरेलल। हाँ, सेल्स इन पैरेलल वो हम लोग कल करेंगे, कल मतलब सैटरडे को होगा वो अपना वीडियो। सेल्स इन पैरेलल के बाद हम लोग एक डिस्कशन करेंगे उसी वीडियो में कि पावर और एफिशिएंसी में कैसा फर्क आता है जब सेल्स एक्सटर्नल और इंटरनल के रिलेशन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे। बाकी इसके नॉर्मल क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, इंटरनल को ही एक अलग रेजिस्टर मानना है जो किसमें कनेक्टेड हो, सीरीज में। तो ये हमारे पास था, HC वर्मा का सब्मिशन कर दो। ये कल सेल्स इन पैरेलल और वो सॉरी सैटरडे को सेल्स इन पैरेलल और इंटरनल ये डिस्कशन पावर और एफिशिएंसी का खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत में रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चन R इज इक्वल टू रो एन अपॉन ए वाले वो करने हैं, और I एक फार्मूला है I इज इक्वल टू NEAVD, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब 3 लेक्चर और एंड वी विल बी थ्रू विद दिस चैप्टर। थैंक यू।